Yes, hello guys. Welcome to the MEPL classes, and here we are about to start our ACCA journey with this first session, maybe of the business and technology subject. BT subject, maybe हम सब के लिए एक we can say that कि ये सबसे आसान सब्जेक्ट है मेरे पर्सपेक्टिव से इन द होल ACCA जर्नी. ये आसान इसलिए मानता हूं कि कॉमर्स बैकग्राउंड अगर नहीं भी है तो उनको भी कंफर्टनेस है. कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट हमने हमारे 11th-12th कॉमर्स के अंदर या कहीं ना कहीं पढ़ के बैठे हैं, तो ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है. बट मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि जो इसके अंदर कंटेंट है अवेलेबल, इट्स काइंड ऑफ इजी, बट एट द एंड थियरी पेपर है ना. तो ये सब्जेक्ट जब हम आगे शुरुआत करने वाला है ना, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स मैं मानता हूं कि थोड़ा सा अपने को मेहनत करना पड़ेगा इन मेमोराइजेशन ऑफ दीज ऑल दी थियरीज. करेक्ट. ये कोई सम्स नहीं है कि सर अपने को 2-5 सम कर लिए, फॉर्मूला रट लिया और खत्म हो गया, सर अपने को आ गया. ओके. बट हम लोग आगे इस सब्जेक्ट के अंदर बढ़े उससे पहले व्हाट शुड वी डू इज दैट अपने को ओवरऑल यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जिनका ACCA जर्नी में आज ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है. काफी सारे स्टूडेंट्स का मे बी कुछ डाउट्स रह गए हो, या तो ACCA रिगार्डिंग 100% कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना भी हो. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई वांट टू गिव माय इंट्रोडक्शन ऑल्सो कि माय नेम इज दीपन गाटलिया. मैं CA ड्रॉप आउट हूँ एंड आई हैव स्टार्टेड माय ACCA जर्नी इन 2015 अराउंड. मैं 2015 में ACCA स्टार्ट कर दिया था. उस समय पे students ACCA was very rare among the students. I completed my ACCA and then I directly jumped into this teaching field. मैं ACCA qualified हूँ as well as 6+ years का educational teaching का experience है and specifically into the ACCA. पिछले 6 सालों में ACCA के अलावा कुछ पढ़ाया नहीं है. सो ये जितने भी सब्जेक्ट्स आप ACCA में पढ़ के आए हो, उनको हम रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे मेंटरिंग, टीचिंग, गाइडेंस देते आ रहे हैं. एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस 6 years का है. आई डोंट नो मैं अभी आज की तारीख में कितने लेवल तक पहुंचा हुआ हूं, बट कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि अगर आप मेरी गाइडेंस को मानोगे स्पेसिफिकली टेम्पररी इस सब्जेक्ट के लिए, तो आई कैन गिव यू श्योरिटी कि ये सब्जेक्ट आपको आसान बनेगा और बनेगा. बट उनके लिए आपको मेरा गाइडेंस एक्सेप्ट करना पड़ेगा. मैं जो सजेशन दे रहा हूं, मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैं जो कुछ भी आपको बोल रहा हूं कि ये करके आना है, वो करके आना है, या दीज थिंग्स यू हैव टू डू एट योर होम, यू हैव टू डू. ओके. डोंट वरी, बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं देने वाला हूं. एंड डोंट वरी, वैसे तो कोई होमवर्क नहीं देने वाला हूं, बट मैं अपने हिसाब से बोलूंगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है. तो मेरे जितने भी गाइडेंस हो गए यहाँ पे, वो आपको आइदर नोट डाउन करते जाने हैं अपनी बुक, या तो कहीं पे स्टूडेंट्स आपको इंपॉर्टेंट या तो स्टार मार्क करके जाना है, सो दैट यू कैन फोकस ओनली इनटू दैट कॉन्सेप्ट ओनली. जो चीजें स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी वो मैं बोल दूंगा, बट दैट डजंट मीन कि आप उसका पूरा का पूरा स्किप ही कर डालो. नहीं भैया, एट दी एंड ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस हैं, एंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में सरप्राइज मिलना कोई बड़ी बात नहीं है. सो वी शुड बी रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग. बट जो एग्जाम के पहले का रिविजन होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपका चूजी होना चाहिए. चूजी इन द सेंस कि जो IMP है उनको ही अच्छी तरीके से ब्रशअप करके जा रहे हैं. ओके. नाउ हम लोग सब्जेक्ट के अंदर और आगे बढ़े उससे पहले स्टूडेंट्स, आई वांट टू एंश्योर दैट एवरीबडी शुड नो अबाउट द सम ऑफ द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द ACCA. जैसे कि द 13 पेपर्स दैट यू आर हैविंग, इस 13 पेपर्स में से काफी सारे पेपर्स का आपको एग्जम्पशंस वगैरह भी मिल रहा है. तो यू हैव टू चेक दैट हाउ मच एग्जम्पशन यू आर क्लेमिंग, यू आर गेटिंग. अगर आप ये BT पेपर को पढ़ रहे हो तो दैट मीन्स यू आर नॉट राइट नाउ गेटिंग एनी एग्जम्पशंस. ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा फर्स्ट पेपर है. द पेपर ऑफ द BT वॉज प्रीवियसली नोन विथ डिफरेंट नेम ऑफ अकाउंटेंट इन बिजनेस, बट नाउ इट्स बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी. लोगों को लगता है कि सर बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी नाम जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो सर टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग चैप्टर्स कुछ आएंगे क्या?
मैं बोल रहा हूं कि only and only one chapter will be there regarding the technology. Otherwise, the whole BT subject, whole BT syllabus is regarding the business management only. ओके सो चिंता ना करिएगा कि सर टेक्नोलॉजी सर क्या है, कितने चैप्टर्स है, हम तो आईटी फील्ड से नहीं है, डोंट वरी. ठीक है, उस वर्ड को जरा भूल जाइए टेम्पररी. वी वर टॉकिंग अबाउट दिस 13 पेपर्स ऑफ एसीसीए. तो सब कुछ पता है कि नॉलेज लेवल, स्किल लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल. बट मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि भैया इस 13 पेपर्स आपको ना ही अपने को लाइटली लेना है, ना ही इस 13 पेपर्स को स्टूडेंट्स अपने को ओवर एस्टिमेट कर देना या अंडर एस्टिमेट कर देना है. व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन हियर इज दैट कंसिस्टेंटली आप अगर 1 by 1 पेपर्स को भी क्लियर करोगे बिना आलस किए और जस्ट फोकस ऑन 1 पेपर, एंड जो पेपर अपीयर करने जा रहे हो उसमें अपना अगर 200% दोगे ना तो आराम से पास हो जाओगे. बट उनके लिए आपको उतना एफर्ट डालना पड़ेगा, अपना 200% डालना पड़ेगा. भैया आप मान लेते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशंस में एक पेपर प्लान कर रहे हो, बट मैं इतना आपको सजेशन दूंगा कि जो एक पेपर दे रहे हो उसकी पासिंग गारंटी के साथ में प्रिपरेशन करना. वैसे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं कि सर अपकमिंग एग्जाम आ रही है, सर 2-2 पेपर करके एग्जाम देना है. I know you are maybe from the CA background, then it's possible, but जनरल एडवाइस दे रहा हूं मैं. अगर कोई भी बंदा मेरे पास में 1 by 1 पेपर भी कंप्लीट कर रहा है ना, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैं देख रहा हूं कि वो कहीं आगे निकल जाता है एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स हु थिंक कि कर लेंगे ना सर, कोई बात नहीं, चिंता क्यों कर रहे हो, हम तो 2 पेपर 3 पेपर भी मैनेज कर लेंगे, आने दो टाइम. अरे भैया वैसे कुछ मैनेज नहीं होता है. सो ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इन एसीसीए पेपर्स. बहुत ज्यादा लोड ना लो, बट सिंगल पेपर, बट कंसिस्टेंटली वो सिंगल पेपर को क्रॉस करो. यस नाउ अब ये जो 13 पेपर्स का लिस्ट तो मुझे बोलने की देने की जरूरत नहीं है. आई होप आपने एमईपीएल इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल के अंदर आपने वीडियोस वगैरह भी देख. यू मे हैव द ब्रोशर विथ यू ऑल्सो, जहां पे 13 पेपर्स का लिस्ट है. बट जब एसीसीए की ये जो 13 पेपर्स है, इतना तो आपको पता चल गया होगा कि इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस. एंड ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस के अंदर में जब एमसीक्यूज आएंगे ना, आपको वहां पे तो दिक्कत नहीं है, बट भैया जब लिखने को आएगा तब क्या करेंगे. मुझे जहां तक याद है, जहां तक मुझे पता है स्टूडेंट्स, वी इंडियन स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली अपने रट्टा मारने में बिलीव करते हैं बचपन से. आप बोले सर क्या बोल रहे हो. हाँ सही बात है, वी ऑल नो कि एग्जामिनेशन सिस्टम तो वैसे डिजाइन की गई है, बट सपोज मान लेते बचपन में छोटे थे ना, तब महात्मा गांधी जी का भी ऐसे अगर पूछा जाता था ना, तो दैट महात्मा गांधी जी का ऐसे भी हम वर्ड बाय वर्ड रट्टा मार के जाते थे. अपने को वहां पे भी खुद से लिखने का आदत डलवाया नहीं था. या तो माय फ्रेंड के रिगार्डिंग माय फादर कुछ भी अगर पूछते, भले ही वो कितना ही सिंपल सा था, बट नो, अपने तो रट्टा मार के ही जाते थे. मैं आप सब लोग when we move forward 11th 12th studies, whole school studies were like that, रट्टा मारो एग्जाम दो. एसीसीए बहुत ही ज्यादा डिफरेंटली काम कर रहा है स्टूडेंट्स. यहाँ पे प्लीज आपको सजेशन दे रहा हूं, दिस इज नॉट मार्केटिंग और दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ द थिंग की जो मैं आपको बोल रहा हूं कि चलो आ जाओ. नो 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 नो. आपके एसीसीए जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए, आपकी एसीसीए जर्नी को सही तरीके से एक राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए, इट्स ऑनेस्ट सजेशन फ्रॉम मी. सो सब लोग शांति से यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स एंड सुनिएगा क्या सजेशन है. ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि आप जब कभी भी एसीसीए जर्नी में आगे बढ़ो, तब सबसे पहली चीज ये करनी है कि पेन एंड पेपर बनाना या पेन एंड पेपर से आंसर करना छोड़ देना है. ओके अगर मान लो ड्यूरिंग द क्लासरूम आप पेन एंड पेपर से, मैंने कोई सम दिया और आप पेन एंड पेपर से कर रहे हो, दैट्स ओके. बट आपकी खुद की प्रैक्टिस आगे जाके एक्सेल शीट में एंड कंप्यूटर पे ही होनी चाहिए. ओके द सेकेंड मोस्ट क्रिटिकल थिंग हियर इज द ड्राफ्टिंग.
एसीसी आपको कुछ भी केस स्टडी दे देगा एंड उसका आंसर आपको अपने खुद के वर्ड्स में करना रहेगा। ओके, काफी सारे लोगों को लगता है कि सर मेरे को है ना सब कुछ आ गया, सर आपके लेक्चर्स देख लिए, सर एमएपीएल ज्वाइन कर लिया है, नाउ एवरीथिंग इज गुड, सर को कोई चिंता ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। सर आई एम कॉन्सेप्चुअली क्लियर, इवन इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर, बट प्लीज अंडरस्टैंड हियर, आप मान लेते रेशियो एनालिसिस नाम का चैप्टर आने वाला है, अगर किसी को जरा भी इसका आइडिया है तो, जहां पे जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऐसे काफी सारे रेशियोज हैं। इट्स सिंपल फार्मूला बेस्ड चैप्टर, द इजीएस्ट चैप्टर यू कैन से द रेशियो एनालिसिस। बट एसीसीए जब रेशियो एनालिसिस का केस स्टडी पूछेगा ना, तब इसका एनालिसिस खुद से वहां पे करके देना है। रेशियो एनालिसिस चैप्टर के सम्स सॉल्व करने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस खुद के बेसिस पे वहां पे रिपोर्ट के फॉर्मेट में देना, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट। सो प्लीज अंडरस्टैंड एवरीवन, एसीसीए के अंदर में अगर पास होना है तो सम्स सॉल्यूशन इज नॉट अ क्रिटिकल थिंग, वो कोई भी बंदा कर लेगा। The important thing here is to write the analysis on your own, and for that you have to do your own drafting practice. खुद से लिखना चालू करो। ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स आज की तारीख में ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने जीवन में कभी ईमेल ना लिखा हो, जीवन में कभी कोई इतना लंबा चौड़ा कोई ड्राफ्टिंग ना किया हो। यस, प्लीज एंश्योर दैट आप इस मेंटालिटी से आगे बढ़ रहे हो एसीसीए में, कि जहां पे आप खुद ड्राफ्टिंग के ऊपर मेहनत करोगे। ये एक मौका है आपके स्किल्स को इंप्रूव करने का। ये कोई घिसा पिटा रट्टा मारने वाला क्वालिफिकेशन नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा लाइफ चेंजिंग क्वालिफिकेशन है, कि जो आपको रियली में प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ में स्टूडेंट्स आपको स्किल्स डेवलप करवा के दे रहा है। मुझे सिंपल सा बात बताइए, सब लोग बोलते हैं एसीसीए में केस स्टडी बेस्ड एग्जाम है, खुद से सब कुछ लिखना है, वहां पे रिक्वायरमेंट ऐसी डाली जाती है, इवेल्युएट दिस सिनेरियो, एक्सप्लेन दिस थिंग, या एनालाइज द सिचुएशन वगैरह वगैरह। कल से बैठ के जब आप कोई कंपनी में जाओगे, आपका क्लाइंट आपको कुछ बोलेगा तो क्या बोलेगा, ये मेरा प्रॉब्लम है, जरा आप आपको कोई केस रख के देगा एंड आपको उसका आंसर करना है बाय वे ऑफ एनालिसिस, बाय वे ऑफ रिपोर्ट, बाय वे ऑफ ईमेल। यस, एंड एट दैट टाइम बुकिश नॉलेज थोड़ी ना आप क्लाइंट को देने वाले हो। एट दैट टाइम आपको अपने खुद से कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करके देना है, अपने खुद से कोई ईमेल ड्राफ्ट करके देना है, आपको खुद को क्लाइंट को कन्विंस करना है। यस, वहां पे कोई बुकिश नॉलेज कुछ काम में नहीं आएगा, नथिंग। खुद से सब कुछ लिखना, ड्राफ्ट करना है। कितना भी नॉलेज यहां पे हो, बट क्लाइंट को समझाने के लिए तो भैया आपको अपना ड्राफ्टिंग स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा, आपको खुद से वहां पे कुछ समझाना पड़ेगा। एंड दैट इज द क्रूशियल एस्पेक्ट दैट आई थिंक द इंडियन स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली हैव टू फोकस ऑन, क्योंकि हम में वो नहीं होता उतना ज्यादा स्किल्स डेवलप्ड। बाकी अदरवाइज बात करें द सब्जेक्ट्स दैट यू नो हियर इन द एसीसी, आपने जब देखे होंगे तब द वेरी बेसिक सब्जेक्ट्स आर देयर। द बिजनेस मैनेजमेंट है, लॉ है, हमारा टैक्सेशन है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, कॉस्टिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो मैं यहाँ पे प्लस पॉइंट मानता हूं कि जितने जितने बच्चे सीए बैकग्राउंड वगैरह से आते हैं, इवन इफ आपने सीए फाउंडेशन किया है मान लेते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपके अकाउंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते हैं। यस, एंड काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सीए बैकग्राउंड से आते हैं ना, उनको अच्छी 4-5-6 घंटे तक पढ़ाई करने की आदत होती है। ओके, तो फॉर देम इट्स गुड वन हियर। यस, यू विल गेट इजीली कंफर्टेबल इन द ACCA बिकॉज सब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग इज सिमिलर। ओके, बट फिर भी स्टूडेंट्स, इवन इफ दिस CA आपने किया हुआ है, बट ACCA का काफी सारा सिस्टम डिफरेंट है। द फर्स्ट वन इज ACCA जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में वगैरह में फोकस कर रहा है, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन, डिफरेंट होता है। जिस चीज को आप डेटर्स क्रेडिटर्स बोलते हैं, ACCA उस चीज को रिसीवेबल्स पेएबल्स बोलता है। सो काफी सारे चेंजेस आगे जाके अपने को पता चलेंगे। बट अगर किसी को यहाँ पे जॉब्स के रिगार्डिंग डाउट है, तो आई वांट टू स्टूडेंट्स एंश्योर
कि भैया जॉब्स की चिंता मत करो, एसीसी इतनी ज्यादा जॉब ओपनिंग्स लेके आ रहा है ना कि आप बात जाने दो। काफी सारे बच्चे यहाँ पे मेरे को बोलते हैं कि सर जॉब्स एमएनसीज वगैरह में जो यहाँ पे पोस्ट की जाती है, यस, जितने भी जॉब करियर पोर्टल्स के अंदर, सर क्या वो मिलती है क्या? मिलती है। मे बी मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, आपकी फर्स्ट जॉब आपको एमएनसी में ना मिले, ठीक है, बट अगर आपने एसीसी ये कॉन्सेप्ट नॉलेज के ऊपर फोकस किया हुआ है, आपने जहां कहीं पे भी अपना काम किया हुआ है, भले एमएनसी हो या ना हो, आपने अपने दूसरे कंपनी में आपने क्वालिटी लर्निंग में अगर बिताए है ना, तो पहली नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी जॉब आपकी एमएनसी में होगी होगी और होगी। एसीसी क्वालिफिकेशन विल गिव यू that recognition so that you can enter into the MNC company, but सिर्फ क्वालिफिकेशन ही तो कोई जॉब नहीं दिलाता ना भैया। एसीसी इकलौता एज एन टैग तो कैसे जॉब दिलाएगा? यस, काफी सारी बार लक होता है, काफी सारी बार आपकी स्किल्स नहीं होती है, काफी सारी बार ऐसा होता है कि हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग उस इंटरव्यू में थे, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन अपने को वहां पे वैकेंसी में जॉब नहीं मिला। वी हैव टू अग्री स्टूडेंट्स की हमसे भी ज्यादा कोई टैलेंटेड, हमसे भी ज्यादा कोई नॉलेजेबल बंदा हो सकता है जिसने वो इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म किया तो उसको जॉब लग गई। आपका काम ये है कि टेम्पररी, आप अभी एसीसी जब पढ़ रहे हो तब तो लर्निंग में फोकस करो ही करो, बट साथ साथ में जैसे जैसे मार्केट में आगे जाओगे तब भी पूरी शिद्दत से आपको वहां पे अपनी जॉब में भी लर्निंग लेते रहनी है। एंड प्लीज रिमेंबर, एसीसीए विल गिव यू दैट प्राउड फीलिंग जीवन भर के लिए। आज भी जब मैं किसी को फ्रैंकली स्पीकिंग बताता हूं ना दैट आई एम एसीसीए क्वालिफाइड, मेरे मन में कहीं ना कहीं एक प्राउड फीलिंग आती है, आती है, आती है। तो ये कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है कि यू आर इन्वेस्टिंग योर 6 months 8 months टाइम एंड वो खत्म हो जाने के बाद ठीक है आपको लगेगा ओके ठीक है हाँ कर लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, नो 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 नो, ये कोई उस तरह सा कोई सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं है, कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं है, कोई छोटा मोटा यूं ही एरा गैरा कोई कोर्स नहीं है कि आके कोई भी कर लेगा। नो, इट इज हैविंग इट्स रेपुटेशन, इट विल बी लिटिल बिट टफ, यस, बट भैया इसकी रिकॉग्निशन आप इतनी जबरदस्त है कि लाइफ में कभी प्रॉब्लम आपके करियर में। एंड वन मोर एस्पेक्ट इज दैट आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि यार साला मैंने ये एसीसीए करके गलती कर दी, बिल्कुल भी नहीं, नहीं, नेवर एवर यू विल थिंक लाइक दैट। उल्टा आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में बोलने वाला हो कि यार देख मैं एसीसीए कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त कोर्स है, बहुत मजा आ रहा है, नॉलेज में तो फोकस है ही है एसीसीए का, बट साथ साथ में स्किल्स में भी उतना ही फोकस दिया जा रहा है। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर एसीसी हमको हर एक पर्सपेक्टिव से रेडी कर रहा है तो हमको जॉब में दिक्कत नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। करेक्ट है? सो आई अंडरस्टैंड कि वैसे तो स्टूडेंट्स आपकी साइड से सारी ऑब्वियसली एमएपीएल इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट ने आपको वैसे तो सारी तरीके से गाइड कर दिया होगा, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो टेक्निकल होती है कि जो एज एन ट्यूटर हम लेक्चर्स वगैरह के अंदर आपको गाइड करते रहते हैं, ठीक है, और भी आगे बहुत सारा गाइडेंस मिलता रहेगा। But right now, if you are having any kind of the queries regarding the ACCA, please feel free to just drop a comment here, okay? And yes, यहाँ पे कुछ कुछ comments आए हुए हैं। यस, पुरुषोत्तम गोयल का कमेंट है कि सर ACCA में ऑफिस ओपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो यस पुरुषोत्तम, बेसिकली ऐसा है कि अगर एसीसीए बनने के बाद अपना स्कोप अगर देखने जाए तो जॉब तो देखो कहीं भी कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, कहीं पे भी यू कैन ऑप्ट फॉर योर जॉब। यस, आप जॉब कर सकते हो। रही बात ऑफिस की, यस, एसीसीए बनने के बाद आप अपना ऑफिस भी ओपन कर सकते हो। यस, अब रही बात कि सर ऑफिस ओपन करके करना क्या है ना, ऑफिस ओपन करके अपना खुद का अकाउंटिंग कंसल्टेंट, टैक्सेशन कंसल्टेंसी करना है करो, आप अपना स्टूडेंट्स ऑडिटिंग वगैरह करना है करो, एवरीथिंग यू कैन डू इट ऑन द बेसिस ऑफ योर एसीसीए क्वालिफिकेशन। आप अपना ऑफिस करो सब कुछ। जस्ट वन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर इज दैट ऑफिस तो ओपन कर दी, ऑडिट कंप्लीट कर दिया, ठीक है,
अब ऑडिट कंप्लीट हो जाने के बाद उस ऑडिट रिपोर्ट पे जो साइन करना है ना, वो एज एन एसीसी हम नहीं कर पाएंगे. दैट इज नॉट द ऑथोरिटी गिवन टू अस राइट नाउ. तो दैट्स वाई अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे काफी सारे एडवोकेट लोग करते हैं ना, एडवोकेट लोग क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, ठीक है, बट देन ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लेते हैं. यस, लाइक दैट. यस, तो आप क्या कर सकते हो, ऑफिस ओपन करो जहां पे पार्टनर्स बन जाओ, एक इंडियन सीए पार्टनर होगा एंड एक आप होगे, करेक्ट है. तो सो दैट की ऑडिट पूरी एट द एंड साइन करने की जब बारी आए तो वो जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला जो आपका पार्टनर है वो साइन कर देगा. ओके, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, बट आई पर्सनली बिलीव, मेरा जहां तक का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम द गुजरात. सो हमारे यहाँ पे गुजरात एंड वेस्टर्न रीजन के अंदर राजस्थान है, महाराष्ट्र है, इन सारी जगह पे स्टूडेंट्स आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा जबरदस्त काम कर रही है. जिस इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का इंडियन सीए या इंडिया के अंदर जो कल्चर है उस हिसाब से आई थिंक 1000-2000 बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न का चार्ज किया जाता है. द सेम थिंग यू कैन चार्ज फ्रॉम भुरिया. The same thing, income tax return file करने का you can charge from Buria around 10,000-12,000. So 100 pound 200 pound कोई भी इसके अराउंड आप पैसा चार्ज कर सकते हो. तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप ऑफिस ओपन कर तो बेटर यू टारगेट द ओवरसीज क्लाइंट्स. They will give you, they will pay you in dollars, they will pay you in the euro, correct है. So that is more lucrative industry, I think, as per my opinion, compared to the Indian clients you serve. Okay. And yes, निशा का सवाल है, you if you are a CA इंटर स्टूडेंट क्या मैं ACCA कर सकती हूँ? Yes, निशा, ACCA जो है वैसे कोई भी स्टूडेंट कर सकता है. Yes, as an CA इंटर स्टूडेंट you can do it, but द सिंपल थिंग इज दैट कि आपके राइट नाउ सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आपको अभी राइट नाउ ACCA करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, आपके CA को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ACCA को प्रायोरिटी देनी चाहिए, राइट. दैट थिंग हैज टू बी डिस्कस्ड वन ऑन वन बेसिस. तो प्लीज कॉन्टेक्ट द MEPL क्लासेस, ओके, एंड दे विल बेटर गाइड यू कि क्या करना चाहिए आपको अभी. गॉट इट? ओके, आपका फर्स्ट ग्रुप की I got your point, बट होगा क्या पता है निशा, एक समय पे दो घोड़ों पे आप सवार नहीं हो सकते. मतलब देखो, टेक्निकली किया जा सकता है, बट अगर आप प्रैक्टिकली बात करें डिफिकल्ट टू राइड ऑन 2 horses एट द सेम टाइम. ओके, तो वो थोड़ा है ना, एडजस्टमेंट अपने को देखना पड़ेगा कि कैसे आप दोनों क्वालिफिकेशन ले जा रहे हो, या आपकी चॉइस एंड आपका प्रायोरिटी क्या है. यस, आपको किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, CA के ऊपर ज्यादा फोकस करना है या फिर ACCA के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, उनके बेसिस पे डिसाइड हो पाएगा. क्लियर? यस, एनी अदर डाउट्स, एनी अदर स्टूडेंट्स? No? Okay. Students, let's move forward. एंड हम हमारे BT सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की. लेट मी शेयर द स्क्रीन. यस, द बुक यू कैन सी हियर, ये बुक आई होप आपके पास आ गई होगी. नाउ दिस बुक इफ यू कैन सी, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर्स है. देयर आर ऑलमोस्ट 24-25 चैप्टर्स. यस, दिस 24-25 चैप्टर्स लुक्स लाइक, सर इतने ज्यादा, हाँ भैया, बहुत बहुत लेंथी सिलेबस लग रहा है. एंड थोड़ा बहुत तो मैं मानता हूं कि यस, ये ठीक है. अब सर इसका क्या करे? यस, व्हाट शुड वी डू? इसका वैसे तो कुछ नहीं हो सकता. द वन थिंग यू कैन डू इज दैट कि आप है ना, इसका साथ साथ में कुछ समरी नोट्स जैसा बना के रख सकते हो. समरी नोट्स, अपना खुद का समरी नोट्स
ये जो कुछ भी कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है, काफी कुछ कंटेंट आप इसमें हाईलाइट कर सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ कंटेंट इंपॉर्टेंट में भी नहीं होगा। यस, कुछ कुछ पैराग्राफ एसीसीए की बुक के अंदर बहुत लेंथी फॉर्मेट में दिए होंगे, उनको समराइज करने का काम आपको करना है। ये बेस्ट मानता हूं मैं। कभी है ना स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि कभी शॉर्टकट मत लो। द शॉर्टकट इज दैट कि एमईपीएल क्लासेस आपको एक समरी नोट्स रेडी करके दे और हो जाए बात वहीं पे खत्म। नहीं, वैसे इतने सालों के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, जो बंदे ऐसे स्पून फीडिंग से प्रिपरेशन करते हैं ना, वो जीवन में कभी आगे बढ़ते नहीं है। वो आगे जाके इश्यू होगा एंड उससे उल्टा आपका काम डबल हो जाएगा। कैसे सर काम डबल हो जाएगा? सर सिंपल बात बता दो, मान लेते रेडीमेड नोट्स आपके हाथ में आ गई है, उसको याद रखने के लिए आपको 3 से 4 बार वो नोट्स पढ़नी पड़ेंगी, मे बी 5-6 बार पढ़नी पड़ेगी, तब जाके वो नोट्स में जो लिखा है वो कुछ याद रहेगा। बट वो 6-6 बार 5-5 बार वो नोट्स को पढ़ो और फिर वो चीज याद रहे, उससे बेटर है भैया एक बार अपने हैंड रिटन नोट्स में अगर वो चीज लिखी जाए ना, तो फिर आगे पढ़ने की जरूरत कम रहेगी स्टूडेंट्स। एंड जो कमांड आएगा ना, बात जाने दो। दैट्स वाई मेरा पर्सनल सजेशन आपके लिए ये है कि प्लीज, कप्लान हमारी भगवान है। हम ऐसे ही तो पूरी इंडिया कप्लान को फॉलो नहीं करती है ना। यस, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फॉलोज द कप्लान पब्लिकेशन एंड, और कोई पब्लिकेशन, कोई समरी नोट्स आप नहीं देखोगे मार्केट में, ओनली कप्लान। इसके पीछे कोई तो रीजन होगा ना यार, कि ये कप्लान जो क्वालिटी, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बट थियरी सब्जेक्ट्स कुछ कुछ जगह पे अगर लेंथी हो जा रहे हैं आपके लिए मेमोराइज करने, तो अपनी खुद की नोट्स बनाओ। बाकी अदरवाइज कप्लान इज द गॉड, इसको भूलना नहीं है, राइट। एंड द लेवल ऑफ द इलस्ट्रेशन टीवायूज आगे जाके जब मिलेंगे, बहुत बढ़िया से वेल ड्राफ्टेड बुक है। अपने को तो इसी को भगवान मानना पड़ेगा। ओके, मैंने आपको समरी नोट्स का इसलिए बोला क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं डाउट्स कि यार सर इतना सारा कैसे रट्टा मारेंगे, इतना ज्यादा कैसे याद रखेंगे। दैट्स वाई मैंने बोला कि सारी चीजें इस पूरी की पूरी बुक में रट्टा मारनी नहीं है। जो जो रट्टा मारनी पड़ेगी, मैं जो बोलूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो जो मैं बोलूंगा, उसको इधर टिक मार्क कर दो या तो अपनी खुद की हैंड रिटन बुक में लिख देना। ओके, नाउ द फर्स्ट चैप्टर वी हैव टू स्टार्ट। हमारा ओवरऑल प्लानिंग बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट चैप्टर। यस, इसी तरीके से जाएंगे, बट एक यहाँ पे कॉम्बो नजर में आ रहा है स्टूडेंट। 1 टू चैप्टर नंबर 9 जो है ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से एक सेपरेट कॉम्बो है। देन उसके बाद हमारा एक सेकंड कॉम्बो स्टार्ट होगा। द सेकंड कॉम्बो विल बी वेरी जनरल एंड इट विल नॉट बी रिलेटेड टू एम्प्लॉई। ओके, चैप्टर नंबर 18 तक, चैप्टर नंबर 10 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक इतने डिफरेंट चीजें कवर करवा दी गई है ना यहाँ पे। यस, कि आप सारी चीजें कवर है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एथिक्स को करवाया गया, यहाँ पे गवर्नेंस को कवर करवाया है, यहाँ पे लॉ को कवर करवाया है, यहाँ पे फाइनेंस को कवर करवाया है, वंस अगेन फाइनेंशियल सिस्टम्स को कवर करवाया है, ऑडिट, फ्रॉड, लीडरशिप। यस, अलग अलग शब्द नजर में आ रहे हैं। एवरीथिंग इज द वेरी डिफरेंट चैप्टर एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट अगर चैप्टर नंबर 19 से फोकस करोगे ना, तो चैप्टर नंबर 19 से एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है विच इज टारगेटेड टू एम्प्लॉई रिलेटेड चैप्टर्स, ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कि कोई भी ह्यूमन रिसोर्स को, उसको इंडिविजुअली काम करवाना, ग्रुप में काम करवाना, कि फिर टीम में काम करवाना। यस, उसको मोटिवेशन कैसे देंगे, मोटिवेशन देने के बाद वो आगे लर्निंग कैसे लेगा, एक बार अच्छी तरीके से काम कर दिया तो उसको प्रमोशंस वगैरह कैसे दिलाएंगे, अप्रेजल कैसे होगा। यस, उसको कैसे और ज्यादा बेटर इफेक्टिव बनाया जाए एट वर्क, एंड कैसे धंधे के अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन द एम्प्लॉइज, अमॉन्ग द एम्प्लॉइज। सो ये जो नीचे के कुछ चैप्टर्स है ना स्टूडेंट्स, वो हमारा थर्ड फेज रहेगा। तो फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव देर आर 3 phases we have to students move forward. The first phase chapter 1 to 9. ओके, अगर किसी को याद हो ना स्टूडेंट्स, तो अगर पास्ट स्टडीज में कहीं पे मुझे बताओ पेसल मॉडल, पोर्टर्स के रिगार्डिंग, या तो इस तरीके के कोई ऑथर के रिगार्डिंग अगर थियरीज पढ़ी हुई है जीवन में। यस, हेनरी फेयो सबने पढ़ी होगी, फिर वो साइंटिफिक थियरी पढ़ा होगा, करेक्ट है। वो सारी की सारी थियरीज जो अपने स्कूल स्टडीज में पढ़े आए हैं, वो यहाँ पे एक रिपीट होगा। यस, अगर किसी ने अपने पास्ट में पेसल मॉडल पढ़ा है, तो ये पेसल मॉडल एसीसीए ने बहुत ज्यादा फोकस किया है
सर ये पेसल मॉडल के ऊपर नंबर ऑफ पेजेस नहीं, स्पेशल मॉडल के ऊपर नंबर ऑफ चैप्टर्स बोलिए। सर स्पेशल मॉडल के अंदर कितने चैप्टर्स बनाए गए हैं? तो चैप्टर नंबर 6 to 9 आर डेडिकेटेडली फॉर पेस्टल मॉडल। यस, हम जब पेसल मॉडल के ऊपर आएंगे तो पेसल मॉडल के ऊपर भैया 4 तो चैप्टर बनाए हुए हैं। डोंट वरी, सारे चैप्टर्स इतने लेंथी एंड डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ उन लोगों ने इस पूरे मॉडल को अलग अलग चैप्टर्स में रखा गया है। अगर चाहते तो एक ही चैप्टर में कंप्लीशन हो सकता था, बट नहीं, उन लोगों ने अलग अलग चैप्टर ही रखे हुए हैं। ओके, तो जो से लग रहा है ना कि सर ये बहुत लेंथी है, वो उतना ज्यादा लेंथी नहीं है कॉन्सेप्चुअल वे में बोलने जाऊं तो। यस, एसीसीए काफी बार काफी जगह पे बहुत लंबी लंबी स्टोरी करता है। यस, द वन रीजन। द सेकंड रीजन इज दैट कि एसीसीए की फॉन्ट साइज एज कंपेयर टू अदर पब्लिकेशंस और अपने देखने जाए ना तो वो बड़े हैं। एसीसीए आजू बाजू में ऊपर नीचे काफी हद तक मार्जिन वगैरह छोड़ देता है ना, तो उसके कारण एसीसीए की बुक्स को, कप्लान की बुक्स को बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस चाहिए। यस, सो उस नजरिए से देखने जाए ना तो ऐसा लगता है कि सर एसीसीए की बुक्स ये कप्लान की कितनी बड़ी है। भैया बड़ी दिखती है, इसमें ढंग के कॉन्सेप्ट्स, याद रखने लायक कॉन्सेप्ट्स तो उतने ज्यादा नहीं है, प्लीज चिंता मत करिए। ओके, जैसे देखिए पूरा का पूरा एक पेज सिर्फ चैप्टर के नाम को दे दिया। अब ऐसा और कोई पब्लिकेशन करता है क्या? नहीं ना। कप्लान इसलिए लंबी लगती है, राइट? जैसे कि ये पहला चैप्टर 3 ही तो कॉन्सेप्ट है, देन यू आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर। यस, हम आगे जाके कभी कभी ऐसा होगा स्टूडेंट्स की इन द लेक्चर हम जब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं ना, तो एक सेशन के अंदर एक चैप्टर खत्म हो सकता है, उतने छोटे छोटे चैप्टर्स आने वाले हैं। मेरा पर्सनल लेवल पे ऐसा मानना है कि मेरे लेक्चर जब मैं थियरी पढ़ाता हूं ना ही बोरिंग होने चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा समराइज्ड होने चाहिए। मेरे लेक्चर बहुत ही लेंथी नहीं होंगे। सेकंड, मेरे लेक्चर्स में मैं बुक में से लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं करूंगा। लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहां तक सीखा है, देखा है कि जब जब कोई फैकल्टी, कोई ट्यूटर लाइन बाय लाइन रीडिंग करता है ना, बच्चे सो जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स का तो ठीक है, बट भैया थियरी सब्जेक्ट्स में जब लाइन बाय लाइन रीडिंग करूंगा, ऑब्वियसली बात है आप सो जाने वाले हो। वोंट कि हम उतना बोरिंग सा लेक्चर बनाएं जब हम थियरी पढ़ रहे हैं। तो थियरी पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को लेके समझेंगे चीजों को। हमने अगर रिलायंस जियो का एग्जांपल लेके कोई कॉन्सेप्ट समझा है, फिर मेरे को मैटर नहीं करता कि कप्लान ने उस चीज को कैसे समझाया है। कप्लान अपने हिसाब से समझाता है, मैं अपने हिसाब से समझाता हूं। करेक्ट है? आज आपने एमईपीएल में एडमिशन लिया हुआ है, राइट? तो आपको कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए ओवर एंड अबव द कप्लान। करेक्ट है? तो जब हम ये सिलेबस अभी स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो श्योरली हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। एमईपीएल क्लासेस के अंदर ऑब्वियसली आप कभी डिससेटिस्फाइड नहीं रहे होगे, नहीं रहोगे। द बीटी के सब्जेक्ट में हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि यस, इट बिकम्स द वेरी इंटरेक्टिव सेशन। कभी भी अगर कोई भी जगह पे आपको क्वेरीज वगैरह है, यू आर अलाउड टू ड्रॉप अ मैसेज हियर इन द चैट बॉक्स। सारे स्टूडेंट्स को जस्ट एक और मैसेज देना चाहता हूं कि आप जो हमारी यूट्यूब चैनल पे ये स्ट्रीमिंग हो रहा है एमएपीएल क्लासेस की चैनल पे, ये चैनल को लाइक करिए दीजिए, जरा सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा है, या जूनियर्स या तो सीनियर्स में अगर कोई है जो एसीसीए करना चाहता है, तो यू कैन श्योरली रेफर द एमईपीएल क्लासेस व्हिच गिव्स यू द गारंटी फॉर द क्वालिटी एजुकेशन का गारंटी अगर चाहिए तो एमईपीएल क्लासेस को जरूर से जरूर शेयर करिए। इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि एमईपीएल को और कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है, क्योंकि नाम ही काफी है। यस, यू कैन गो ऑन टू द एमईपीएल क्लासेस। अगर आपको एमईपीएल क्लासेस या एसीसीए क्लासेस के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो you can directly go to the website meplclasses.com and here you will find के lectures वगैरह यहाँ से सारे मिल जाएंगे आपको। For the demo lectures or for any other details, you obviously have the brochures and everything. You can also refer that also. And
स्टूडेंट्स एमईपीएल क्लासेस के मैनेजमेंट्स के साथ में कांटेक्ट करने के लिए भी आपको यहाँ पे वेबसाइट से कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट द स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे YouTube चैनल में भी कभी कभी डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। ऑल्सो ये जो हम लाइव कर रहे हैं ये भी YouTube में जा रहा है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल्स को सीधा ये वीडियो भी फॉरवर्ड कर सकते हैं सो दैट दे कैन सी कि एग्जैक्टली रियली में क्या क्वालिटी टीचिंग यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। करेक्ट है। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर प्रोसीड फर्दर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस YouTube चैनल टू योर फ्रेंड्स। ओके, नाउ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आ जाते हैं भैया। ये जो पहला वाला चैप्टर है ना बहुत ही इजी है। चैप्टर का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यस, जो कुछ भी यहां पे अपने को हेडिंग दिख रहा है ना, लगता तो है सर ये तो सिंपल सा तो शब्द है, इसके अंदर क्या अभी सर डिफिकल्टी है। आई टोटली अग्री, बट एसीसी है ना आपको ये चीज आती है कि नहीं आती वैसे तो नहीं पूछेगा। दे विल आस्क यू द कंटेंट दैट इज देयर इन द बुक्स। ओके, हम एक और चीज बताना भूल गया, हम ज्यादातर है ना स्टूडेंट्स हमारे व्हाइट बोर्ड के अंदर लर्निंग लेंगे। हम बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स यार बुक ओपन करके लर्निंग नहीं लेंगे। ठीक है, मुझे पता है कि मैं जो पढ़ाने वाला हूं ना वो बुक के अंदर यहाँ पे रेडीमेडली लिखा गया है, बट अगर मैं ऐसा दिखाऊंगा ना कि देखो मैं ये चीज पढ़ाने वाला हूं या पढ़ा रहा हूं, आपका फोकस नहीं रहेगा। वो कैसा होता है, पीपीटी में नहीं होता है कि जब अपने सामने पीपीटी खुली हुई है तो सब लोग सो जाते हैं उल्टा। सबको पता है कि वो कैसा ये जा रहा है। यस, सो मेरा थियरी सब्जेक्ट्स के अंदर खास करके ऐसा मानना है कि यार थियरी पढ़ानी है, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, कप्लान की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपने सामने बुक खुली रखिए, डोंट वरी, टिक मार्क करते जाइए जहां जहां जरूरत पड़े तब वहां पे। बट जब आप लेक्चर स्क्रीन में देख रहे हो तब पूरा फोकस यहां पे रखिएगा मेरे वीडियो के ऊपर एज वेल एज इस स्क्रीन के ऊपर में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे सामने नजर में आ रही है, द ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ड लिखा गया है ना, ये वर्ड बहुत ही मोस्ट कॉमन है। जब मैं पूछूंगा कि चलिए एग्जाम्पल दीजिए ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप मुझे काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल देंगे सर, जैसे कि बीजेपी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, सर रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, सर मे बी यू कैन से सर रिलायंस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, सर अदरवाइज हमारे आजू बाजू में देयर आर लॉट ऑफ द एग्जांपल्स जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। बट यहां पे जो वर्ड है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है भैया? यस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब वर्ड आपके सामने है इट इज अ डिफरेंट वन। यस स्टूडेंट्स, जब नाम के आगे बिजनेस लग गया ना तो मुझे बताइए अब क्या हम यहां पे रेड क्रॉस सोसाइटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? बताइए। नो, रेड क्रॉस सोसाइटी इज नॉट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैं जस्ट लेमन पर्सपेक्टिव से आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता था कि जरा डिफरेंशिएट कीजिए, और हम कॉन्सेप्चुअल आगे पढ़े उससे पहले एग्जांपल से जरा डिफरेंशिएट करने की ट्राई करते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन तो काफी सारी होगी, बट जिसका प्रॉफिट मोटिव हो ना स्टूडेंट्स, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी कि जिसका प्रॉफिट, करेक्ट है। तो जब हम यहां पे थोड़ा थोड़ा इस चीज को समझ पा रहे हैं कि भैया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिट मोटिव से काम कर रही है। यस, बट द प्रॉफिट मोटिव इज नॉट द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव टू फोकस ऑन। करेक्ट है, इट्स नॉट द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव टू फोकस ऑन। उसके अलावा के भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे स्टूडेंट्स मेंशन किए गए हैं कि प्रॉफिट मोटिव के अलावा ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलेंगे जब प्रॉफिट मोटिव जुड़ेगा। चलिए मान लेते हैं कि प्रॉफिट मोटिव तो है ही है, बट प्रॉफिट मोटिव जुड़ेगा, प्रॉफिट मोटिव से पहले भी कुछ प्रीकंडीशंस हैं कि जो इसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट को प्रूव करती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्ड को जस्टिफाई करती है। द फर्स्ट कंडीशन इज अ वेरी सिंपल वन, यू शुड हैव अ कलेक्टिव गोल। यस, सिंपल एग्जांपल पे सपोज मान लेते हैं हम सब मिलके है ना हर रोज गार्डन में जाते हैं। अब हम जब गार्डन में जाते हैं ना स्टूडेंट्स, तब हमारा स्पेसिफिकली एक गोल है हम सबका
हम जॉगिंग करने के लिए जाते हैं या हम योगा करने के लिए जाते हैं, दैट इज द कलेक्टिव गोल वी आर हैविंग। या तो मान लेते हैं हम फ्रेंड सर्कल लोग है ना, सब लोग गार्डन में जा रहे हैं या क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, करेक्ट है। अब क्रिकेट खेलने जब हम जाएंगे तो वहां पे भी तो हमारा कलेक्टिव गोल है कि नहीं है? यस, हमारा कलेक्टिव गोल वहां पे है। सपोज मान लेते हैं हम लोग एवरी संडे मिलता है फाफड़ा जलेबी खाने। वंस अगेन, मैं भैया गुजराती हूं तो थोड़ा उस हिसाब से एग्जांपल्स लिया हूं, जस्ट चला लेना यार, पार्डन मी, करेक्ट है यार। और वैसे भी अभी सुबह सुबह का ठंडी का माहौल है, हमारे लिए तो यार फाफड़ा जलेबी तो सब कुछ है। यस, नाम सुना है कि नहीं सुना है फाफड़ा जलेबी का? बताइए। यस, सही सुना ही होगा ना यार जी। सब लोग जानते हैं, जेठा भाई को जानते हैं तो फाफड़ा जलेबी जानते होंगे। वापस आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो कलेक्टिव गोल्स, आई होप मतलब समझ में आया। द सेम वे जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उनका कलेक्टिव गोल कुछ होगा। कलेक्टिव गोल कि उस जितने भी लोग हो, हमारे क्रिकेट का ग्रुप है, क्रिकेट के ग्रुप में 20 जन है, तो 20 के 20 जनों का एक कलेक्टिव गोल है। रिलायंस के अंदर 20,000 एम्प्लॉइज है, मे बी जस्ट रैंडम फिगर ले लिया, तो पूरे की पूरे 20,000 लोगों का एक ही कलेक्टिव गोल है, रिलायंस को आगे बढ़ाना, या रिलायंस की शेयर प्राइस को बढ़ाना, या तो रिलायंस को प्रॉफिटेबल बनाना, या वॉट एवर द गोल दे आर हैविंग। यस, आपका ऑर्गेनाइजेशन 2 जनों का हो, 20,000 जनों का हो, 2 लाख का हो, कलेक्टिव गोल का मतलब होता है सिंपल, जितने आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं, 2 एम्प्लॉय हो या 20 हो या 20,000 हो या 2 लाख हो, एवरीवन शुड वर्क, everyone should dedicatedly work towards achieving this particular specific goal। एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए पूरी की पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई है, पूरा का पूरा स्टाफ पीछे पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा हमारा ह्यूमन रिसोर्स काम में लग गया है। दिस इज कॉल्ड अ कलेक्टिव गोल। यस, सही है। सो हम लोगों ने बहुत बेसिक एग्जाम्पल से लेके यहां तक एक सेंटेंस, एक वर्ड को समझा हुआ है स्टूडेंट्स। सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन हियर। देन उसके बाद स्टूडेंट्स द सेकंड कंडीशन इज दैट कि ऑर्गेनाइजेशन तभी मानी जाती है जब वहां के सारे लोग स्टूडेंट्स इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली, अकेले अकेले काम ना करे, बट उल्टा ये लोग ग्रुप या तो फिर टीम वर्क में काम करे। वर्क में काम करोगे, टीम के बेसिस पे काम करोगे, तभी हम बोलेंगे कि हाँ, यहां पे एक डेडिकेटेडली टीम मिलके एक कलेक्टिव गोल को अचीव कर रही है, कलेक्टिव गोल के पीछे काम कर रही है। तो मुझे बताइए, यहां पे इंडिपेंडेंटली अपने अपने हिसाब से काम करना जरूरी है या फिर टीम वर्क होना जरूरी है? यस, द टीम वर्क इज नेसेसरी, एंड दैट्स व्हाई द सेकंड कंडीशन दैट वी आर हैविंग इज द सोशल अरेंजमेंट। सोशल अरेंजमेंट के बाजू में अगर लिखना है स्टूडेंट्स, तो सब लोग अपने कप्लान में लिख लीजिए ब्रैकेट में, दैट सोशल अरेंजमेंट के ब्रैकेट में लिख दीजिए टीम वर्क। Not working independently, yes, alone, not working single-handedly alone, but working in a team. तो that kind of explanation you can write। बीच बीच में भैया मैं ऐसा explanation देते रहूंगा, कभी कभी तो explanation हिंदी में हो गए तो हिंदी में भी लिख दो, ओके, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लास्ट वन बहुत ही क्रूशियल है, जरा ध्यान देना। द थर्ड कंडीशन हियर इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। आप बोलोगे सर लास्ट तो चौथा है ना, भैया लास्ट तो प्रॉफिट वाला है ना, ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी बढ़ा दिया, बट थर्ड कंडीशन में अगर हम कवर करते हैं, मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स कि सपोज हम लोग यहाँ पे सब लोग मिलके योगा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। मान लेते एक दिन हम नहीं गए तो कोई मुझे डांटने वाला है क्या? नहीं ना, कोई भाव भी नहीं पूछेगा यार, आना है तो आए, ना आए तो ना आए, सिंपल सी बात है। सपोज मान लेते हैं आप फाफड़ा जलेबी खाने के लिए इकट्ठा होते हैं, एक दिन आप नहीं गए तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। यस, तो दैट्स वाई समझिएगा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा श्योरली एक कलेक्टिव गोल होगा। यस, हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, बट अगर कभी हमने हमारा परफॉर्म या हमारी साइड से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल नहीं किया तो हमको कोई बोलने वाला नहीं है।
यस, ऐसा नहीं चलता है ऑर्गेनाइजेशन में, कभी भी ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन में याद रखना, हमेशा सब लोगों का परफॉर्मेंस इवेल्युएट किया जाता है। अगर आप सही तरीके से काम नहीं करते हो तो आपको डांटा जाता है, और भी अगर आप सही तरीके से काम नहीं करते हो तो आपको फायर किया जाता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा इंपॉर्टेंट यहां पे कंडीशन ये है कि देयर विल ऑलवेज गोइंग टू बी अ कंट्रोल ओवर यू, देयर विल ऑलवेज गोइंग टू बी एन परफॉर्मेंस चेक, कि आप सही तरीके से ढंग से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दैट इज हैज टू बी चेक्ड बाय समवन, बाय द सुपीरियर। यस, कोई ना कोई होगा कि जो आपके परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर रहा है, आपको चेक कर रहा है कि आप ढंग से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दैट्स व्हाई द थर्ड कंडीशन इज परफॉर्मेंस। यस, एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी जब आएगी या प्रॉफिट मोटिव आएगा तब उसको बोला जाएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यस, टेम्पररी अगर आप सिर्फ ये तीन कंडीशन को फॉलो करें, प्रॉफिट मोटिव को भूल जाओ, तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ये कंडीशन फुलफिल करता है ना, तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मेरे पास यहां पे जगह नहीं है, जस्ट सेकेंड। सिर्फ फर्स्ट थ्री कंडीशन अगर कोई फुलफिल करता है तो क्या बोला जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग हाँ सर सही बात है, हम कब से क्रॉस वेरीफाई करने की ट्राई कर रहे थे कि साला कपलान ने है ना सर तीन ही कंडीशन दिया, सर हमने तो चार कंडीशन लिखी। भैया द थ्री कंडीशन यू कैन सी हियर, ये तीनों कंडीशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंटली सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की है। अगर आप यहाँ पे चौथा बुलेट पॉइंट एक और ऐड कर दो, प्रॉफिट मोटिव, तो बन जाएगा ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट है, समझ में आया? तो दीज थ्री कंडीशंस यहां पे लिखा गया है। अब ये जो तीन कंडीशन मैंने लिखी है ना स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस हियर। इस तीन कंडीशंस को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं कि दीज थ्री आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। करेक्ट है, एंड यही तीन बुलेट पॉइंट या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, यस इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन बनी हुई है। ये जो डेफिनेशन बना हुआ है, आप जरा शांति से देखो, कुछ नहीं है। हमने तीन कंडीशन पढ़ी, क्या? सोशल अरेंजमेंट होना चाहिए, कंट्रोल परफॉर्मेंस होना चाहिए, कलेक्टिव गोल होना चाहिए। ये जो तीन कंडीशंस पढ़ी, बस उसी से ही तो डेफिनेशन बना। तो आप यहां पे ये समझिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन बोले या ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों चीजें सेम हैं। यस एवरीबॉडी, यस। तो यहां पे मैंने एक झटके में दो कॉन्सेप्ट्स खत्म करवाए, ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन एंड दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स कंडीशंस। करेक्ट है, हालांकि बढ़ाया एक ही चीज है, बट कपलान वालों ने है ना डेफिनेशन को ही फिर बुलेट पॉइंट में कैरेक्टरिस्टिक्स में तब्दील कर दिया है। ओके, तो दिस इज अ वेरी सिंपल, वी आर डन विथ इट। देन उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम आगे मूव करते हैं, देन अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ा दिया जाए, देयर इज इलस्ट्रेशन 1 गिवन हियर, तो हम जरा चेक कर सकते हैं कि क्या यहां पे ऑर्गेनाइजेशन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, जरा चेक कर लेते हैं। फुटबॉल टीम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन। यस भैया, फुटबॉल टीम ऑर्गेनाइजेशन बोला जा सकता है। क्यों? पहले तो यहां पे फुटबॉल टीम के अंदर होता है या फिर टीम वर्क में काम होता है? यस, टीम वर्क में काम होता है। तो सोशल अरेंजमेंट है? हाँ है। क्या सब लोगों का एक ही कलेक्टिव गोल है कि नहीं है? हाँ, सब लोगों का एक ही सिंगल कलेक्टिव गोल है। क्या कलेक्टिव गोल है? हमारी टीम को जिताना, हाईएस्ट गोल्स करना। दिस इज द कलेक्टिव गोल वी आर हैविंग। यस, सो क्या हम बोल सकते हैं फुटबॉल टीम में कलेक्टिव गोल होते हैं? हाँ यस होते हैं। यस, एंड क्या वहां पे आपके परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जाता है? हाँ, अगर आप सही से ढंग से खेलोगे तो आपको टीम में रखा जाएगा, अदरवाइज टीम से बाहर निकाला जाएगा। कोई आपका चाचा फूफा मामा लगता नहीं है। यस, तो मैं मानता हूं कि भले ही एक फुटबॉल टीम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ना कहलाए, बट वी कैन श्योरली से कि इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। यस, सो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू आवर definitions, this is an organization. Yes, फिर एक और जस्ट यहां पे नीचे पूछा है, which of the following would be considered to be an organization?
तो मैं मानता हूं कि भैया है ना, क्या सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन है। सोल ट्रेडर के अंदर स्टूडेंट्स कलेक्टिव गोल होता है परफॉर्मेंस होता है। भैया ये तो बिजनेस है ना, सोल ट्रेडर मतलब क्या, धंधा, करेक्ट है। बट सिर्फ दिक्कत ये है कि सोल ट्रेडर का मतलब होता है इकलौता बंदा धंधा कर रहा है, इकलौता। आपने कभी अपने आजू बाजू में एक चाय के ठेले वाले को देखा, यस, कि जो सिंगल हैंडेडली चाय बेचता है, या तो पानीपुरी का ठेला, जो एक भैया होता है वो एक भैया सबको सारे काम करता है, ठीक है। जब सिंगल हैंडेडली काम होता है ना, तो इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को बनने के लिए वहां पे 2 से ज्यादा लोग चाहिए, 2 और 2 से ज्यादा, तब जाके टीम वर्क होगा। भैया ऑर्गेनाइजेशन के, रिपीट कर देता हूं, अगर कोई पान वाला है, अगर कोई पानीपुरी वाला है कि जो सिंगल हैंडेडली अपना धंधा चला रहा है, तो दैट पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एज एन हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन। नो 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 नो, टीम होना जरूरी है। टीम कब बनेगी, 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर काम करते हैं तो, यस। तो दैट्स वाई सोल ट्रेडर को मैं नहीं मानता हूं कि राइट नाउ ऑर्गेनाइजेशन कहना चाहिए, ओके। बट हाँ, टेनिस क्लब एंड हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन कहला सकते हैं, हालांकि इनका बिजनेस मोटिव नहीं है। फिर भी हम तो भैया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो सीधा सीधा ओनली ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो वहां पे प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो, चल जाएगा। क्लियर है। देन इसके बाद आ जाते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ सब लोग फोकस करिएगा। क्यों भैया, क्यों ऐसा, क्यों हो आपको टीम में काम करना चाहिए। हम सोल ट्रेडर की तरह सिंगल हैंडेडली अगर काम करें तो नहीं चल सकता क्या, यस भैया नहीं चल सकता। कुछ कुछ लिमिटेशंस है सोल ट्रेडर की या सिंगल हैंडेडली धंधा करने वालों की, काफी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले तो एक अकेला बंदा थोड़ी ना सारे के सारे फील्ड में एक्सपर्ट होगा, यस। एक ही बंदा सारे के सारी स्किल्स कैसे उसके पास होगी। मे बी इस बंदे के पास मैनेजमेंट स्किल्स है, बट इस बंदे के पास मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, इस बंदे के पास कॉन्टेक्ट्स बनाने की स्किल्स नहीं है, यस। तो इट मे बी पॉसिबल। इकलौता बंदा कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो कितना करेगा। द सिंगल हैंडेडली जब धंधा चला जा रहा है, तो देयर विल बी लिमिटेशंस इन द कैपिटल आल्सो, यस यस और नो। कैपिटल कितना लाएगा वो, नॉट पॉसिबल। द सिंगल हैंडेडली जब बंदा काम कर रहा है, तब उसके पास एक है टाइम का। एक बंदा कितने घंटे काम करके देगा, एक बंदा कितने घंटे आपके लिए काम करेगा। दिन के 12 घंटे काम करेगा, 14 घंटे काम करेगा, उससे ज्यादा तो काम नहीं कर पाएगा, करेक्ट है। या एक अकेला बंदा कितनी ब्रांचेस को संभाल पाएगा, नॉट पॉसिबल, सही है। तो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स, कभी अकेले अकेले काम करना नहीं चाहिए और अपने को हमारी टीम बिल्ड करनी चाहिए। दैट इज द सजेशन गिवन टू यू हियर, ओके। आपको क्या सजेशन दिया जा रहा है, टीम बिल्ड करना है, क्लियर है। यू हैव टू बिल्ड योर टीम। अब जब हम टीम बिल्ड करने की बात कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा यहां पे कि टीम बिल्ड करने से मेजरली अपने को एक बेनिफिट मिलेगा, और उसका नाम है सिनर्जी बेनिफिट। सिनर्जी बेनिफिट, ये शब्द आई डोंट नो आपने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कहीं पास्ट में यह वर्ड सुना है कि नहीं सुना है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब जब इसका मर्जर्स, एक्विजिशंस, ये सारे शब्द यूज होते हैं ना, तब तब वहां पे वर्ड मेंशन होता है कि क्या सिनर्जी क्रिएट हो पाएगी कि नहीं। जैसे एग्जांपल लेते हैं भैया, हम सबको पता है कि वोडाफोन एंड आइडिया का एक मर्जर हुआ था, एंड यहां पे एक इंपॉर्टेंट सा सवाल पैदा हुआ था कि भैया क्या यहां पे सिनर्जी क्रिएट होगी क्या। यस, नाउ इन दिस केस द सिनर्जी का मतलब होता है कि क्या आप एक दूसरे के साथ मिलके और ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाओगे कि नहीं। इसका मतलब 2 + 2 4 होता है, सबको पता है, बट 2 + 2 मिलके क्या आप में ताकत है कि 2 + 2 मिलके 5 या 2 + 2 मिलके 6 बना पाओ। यस, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, आइडिया जब मर्ज हो गए ना, तो अब उन लोगों को फायदा ये हो गया कि पहले वोडाफोन अपना खुद का अकाउंट्स डिपार्टमेंट होल्ड करता था, आइडिया अपना खुद का होल्ड करता था। बट मर्जर हो जाने के बाद अब वहां पे नंबर ऑफ अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट कम रहेगी,
नाउ द नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ विल गेट रिड्यूस्ड। तो कहीं ना कहीं कम लोग चाहिए तो कम सैलरी पे करनी पड़ेगी, कॉस्ट सेविंग्स हुआ। ऐसे काफी सारी जगह ऐसी है जहां पे दोनों के मिल जाने से कॉस्ट सेविंग्स हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों के मिल जाने से रेवेन्यू भी बढ़ा है, बट दोनों के मिल जाने से नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी बढ़े हुए हैं। दोनों जब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे तब कॉम्पिटिटर्स से, बट अब मिलजुल के काम कर रहे हैं तो दोनों का फायदा हो रहा है। यस, दोनों को एक दूसरे की एक्सपर्टीज का बेनिफिट मिल रहा है। वोडाफोन के पास अपना खुद का एक्सपर्टीज था, आइडिया के पास अपना खुद का एक्सपर्टीज था, दोनों मिल गए तो फायदा हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं एशियन पेंट्स एंड बर्जर का। भैया राइट नाउ एशियन पेंट इंडिपेंडेंटली काम करता है, बर्जर पेंट्स इंडिपेंडेंटली वंस अगेन काम करता है। एशियन पेंट्स जाना जाता है अपनी डिलीवरी के लिए कि यार एशियन पेंट जिस हिसाब से अपनी सप्लाई चेन सेट करके रखा है ना, आई थिंक दुनिया में किसी के पास नहीं है। सीधा सा एग्जांपल, एशियन पेंट इज द ओनली कंपनी जो सीधा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से माल निकलता है और सीधा हमारे घर के बाजू की गली में रिटेलर जो है ना उनके पास माल पहुंचता है। मतलब विदाउट एनी इंटरमीडियरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से सीधा आपके घर के बाजू के रिटेलर तक माल पहुंचता है। ये दुनिया के कोई भी कंपनी की ताकत नहीं है, पीएनजी हो या फिर एचयूएल हो या कोई भी कंपनी ऐसे सप्लाई नहीं कर पा रही है। सीधा प्लांट से उठ के माल आता है सीधा रिटेलर पे, नो होलसेलर, नो डिस्ट्रीब्यूटर, कोई नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन स्टूडेंट्स क्या होगा पता है कि अगर 100 रुपीज का अगर माल है ना, माल में से रिटेलर को अपना 3-4-5% कमीशन मिलता है और बाकी का 95% एशियन पेंट अपने घर पे ले जाती है। कौन सा धंधा ऐसा होगा कि जो ग्रॉस प्रॉफिट 95% का कर रहा हो? या तो इतना बढ़िया सा ग्रॉस प्रॉफिट, आई नो कि ये तो सिर्फ कमीशन काटा हुआ है, मटेरियल कॉस्ट भी अगर काटो तो भी 70-80% का जीपी बनता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो भी ठीक है। एंड यू एंड मी बोथ नो कि कलर बनाना कोई हाई फाई काम नहीं है, बहुत ही इजी टास्क है। यस, ये तो सारी ब्रांडेड कंपनीज आ गई है, बाकी कलर इतने महंगे नहीं बनते, उसमें हाई फाई कोई फॉर्मूला साइंटिफिक नहीं होता है। ये कोई वैक्सीन बनाने जैसा नहीं है कि चलो 2 साल रिसर्च करना पड़ेगा तब जाके वैक्सीन बनेगी। नहीं भैया, ये सिंपल सिंपल सा काम है। बट ऑन दी अदर साइड अगर बेस्ट क्वालिटी पेंट अगर लेने जाए तो मे बी एक्सोनोबल या तो बर्जर या तो इस तरीके की कंपनी का अच्छी क्वालिटी, ठीक है। अगर रियली में इंग्रेडिएंट्स वगैरह को कंपेयर करें तो बर्जर या तो एक्सोनोबल ज्यादा बेटर है पेंट में, करेक्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि देखो एशियन पेंट के पास अपना खुद का स्ट्रेंथ है और वो है सप्लाई चेन। एक्सोनोबल या बर्जर के पास अपना खुद का स्ट्रेंथ है क्या? क्वालिटी। यस, या तो फिर इंग्रेडिएंट्स या तो फिर उसका जो भी फॉर्मूला होगा पेंट बनाने का वो। यस, अगर दोनों मर्ज हो जाते हैं तो दोनों एंटिटी मिलके सप्लाई चेन का भी बेनिफिट ले सकती है और बेस्ट क्वालिटी का भी बेनिफिट ले सकती है, मार्केट को तोड़ के रख सकती है। यस, बर्जर पेंट एंड एशियन पेंट अगर साथ में मिल जाए तो कंपटीशन खलास, दोनों जन अपने अपने बीच में एक दूसरे की एक्सपर्टीज का बेनिफिट आमने सामने उठा सकते हैं, करेक्ट है। तो दैट्स वाई ऐसा हो सकता है कभी कभी। वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक, लेट्स से सपोज आपने सुना होगा नाम स्टूडेंट्स, टाटा कंपनी ने को अक्वायर किया था। वाई? बिकॉज बिग बास्केट के पास ऑलरेडी एक जबरदस्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। यस, ऑलरेडी ऑनलाइन सेगमेंट के अंदर, रिटेल सेगमेंट के अंदर वो डेवलप हो चुके थे। टाटा का उस सेक्टर में घुसना था, दैट्स वाई वो लोगों ने अक्वायर किया। बट यहां पे बोले सर फायदा क्या हुआ? आप देखो, जब आपको पता है कि बिग बास्केट किसकी है, टाटा की है, तो आप बिग बास्केट के ऊपर ट्रस्ट करोगे। तो टाटा की स्ट्रेंथ ये थी कि उनके पास जो गुडविल है, उनके पास जो रेपुटेशन है, उसका बेनिफिट बिग बास्केट को मिलेगा। पहले जब बिग बास्केट इंडिपेंडेंटली काम करता था ना, तब हम बिग बास्केट पे उतना भरोसा नहीं किया करते थे। बट नाउ व्हेन जब टाटा उसके साथ जुड़ गया है, नाउ व्हेन द बिग बास्केट इज एक्वायर्ड बाय टाटा, तब हम श्योर है कि यार टाटा का है ना बढ़िया ही होगा, करेक्ट है। इसीलिए स्टूडेंट्स हम सब लोग प्रेफर करते हैं कि यार क्रोमा से खरीदे, मोर रिलायबल, टाटा की गुडविल का बेनिफिट तो मिलता ही है। यस,
सेम वे मार्केट में ये भी लोग बोलते हैं कि तनिष्क का गोल्ड लेना चाहिए क्योंकि तनिष्क का गोल्ड ज्यादा प्योर होता है। टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, बट यस, टाटा की गुडविल तो है भैया। यस, सो इस तरीके से एग्जांपल्स हमने लिए विच स्टूडेंट्स शोज यू कि भैया जब कोई टीम में काम करता है ना, तो एक की स्ट्रेंथ और दूसरे की वीकनेस या एक की स्ट्रेंथ दूसरे की वीकनेस आमने सामने ओवरकम हो जाती है। दोनों जन मिलके अपनी अपनी स्ट्रेंथ को शेयर करेंगे और मिलजुल के काम करेंगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ सिनर्जी बेनिफिट, जहां पे स्ट्रेंथ का बेनिफिट मिलता है, एक दूसरे के एक्सपर्टीज का बेनिफिट मिलता है, expertise and skills share done if you are working on a team। अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो आपको एक्सपर्टीज एंड स्किल शेयरिंग का बेनिफिट मिलेगा। जब आप टीम में काम कर रहे हो तो स्किल्स को शेयर करवाया जाएगा, अलग अलग लोगों के स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा एंड रिसोर्सेस का बेनिफिट मिलेगा। ये क्या है, हमने याद करो जब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे ना, तब इंडिपेंडेंटली एक लिमिटेशन आया हुआ करता था कि भैया एक बंदा इंडिपेंडेंटली कितना कैपिटल लेके आएगा। यस, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, उससे ज्यादा नो सर। बट अगर मान लो पार्टनरशिप में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, यस, तो हम लोग मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में 50 करोड़ 100 करोड़ भी रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मतलब द रिसोर्सेस यू वांट, वो रिसोर्सेस का पूल बनाया जा सकता है, मल्टीपल लोगों से रिसोर्सेस अक्यूमुलेट किए जा सकते हैं इफ यू आर वर्किंग ऑन अ टीम। यस, these 3 benefits are called synergy benefits। एमसीक्यूज के अंदर कभी कभी पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, ऐसा भी वर्ड मेंशन किए होंगे एमसीक्यूज में कि भैया ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, अगर सिंगल हैंडेडली काम करे तो उससे बेटर ऑर्गेनाइजेशन या तो टीम वर्क क्यों जरूरी है। तो कभी कभी एमसीक्यूज में ये 3 वर्ड मेंशन हो गए, या तो फिर ये 3 वर्ड मेंशन नहीं है तो एसीसीए वाला कभी कभी है ना सीधा सिनर्जी वर्ड मेंशन कर देते हैं। बट अंडरस्टैंड, सिनर्जी वर्ड है ना वो ऊपर का कॉन्सेप्ट है, एंड नीचे है ना उसका एक्सप्लेनेशन है कि सिनर्जी का मतलब क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि देखो एमसीक्यूज में अगर कहीं पे सिनर्जी दिया हुआ है तो प्रायोरिटी देनी है सिनर्जी वर्ड को, यही हमारा भगवान है। अगर कहीं पे सिनर्जी ना मिले आपको एमसीक्यूज में ऑप्शंस में, तो चेक करो कि यार ये तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन है कि नहीं है। यस, ठीक है। सो यू हैव टू चेक कि एमसीक्यूज में एबीसी ऑप्शंस में से कौन सा है। दिस वन सिनर्जी को प्रायोरिटी देनी है। अगर सिनर्जी का नहीं मिलता है बटन, तो फिर ये नीचे के शब्द में से भी कोई वर्ड आप एमसीक्यूज में चूज कर सकते हो। यस, तो हियर वी अंडरस्टूड कि भैया ऑर्गेनाइजेशन मतलब टीम वर्क में, मतलब मल्टीपल लोगों को साथ में लिए हुए, मतलब 2 और मोर पीपल जब एक साथ में काम करते हैं तो क्या होगा। यस, ऑर्गेनाइजेशंस एनेबल पीपल टू शेयर द स्किल्स, स्पेशलाइज एंड पूल रिसोर्सेस। क्लियर? डन स्टूडेंट्स, यहाँ पे TYU2 जो है वो आपके लिए होमवर्क में रख रहा हूं। सिंपल सा है। यहाँ पे जो सिनर्जी के हमने मल्टीपल एग्जांपल्स लिए, सेम वे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल्स है। आपको खुद को जरा टेस्ट करना है कि आप अपने लॉजिक से इसका आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ओके, आई एम नॉट इंसिस्टिंग यू कि भैया आप वर्ड बाय वर्ड जाके चेक करो, मैं बोल रहा हूं अपने खुद के क्या लग रहा है इसका आंसर। ओके, बट दैट इज इन योर होमवर्क। नेक्स्ट सेशन में मैं पूछूंगा कि क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, एंड आपको सिर्फ मेरे हर एक सेशन में याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ ABCD आंसर नहीं बोलना है। मैं अभी से सबको आदत डलवाता हूं कि आप आंसर नहीं, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दो, क्योंकि अभी ओरली एक्सप्लेनेशन दोगे तो भविष्य में आगे के पेपर्स में लिख के आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ओके, तो फॉर दैट पर्पस प्लीज रिमेंबर, आप यहां पे सिर्फ आंसर नहीं देना है, आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है और वो डिटेल्ड। ओके, देन उसके बाद हम अगर यहां पे इस चैप्टर को कवर अप करें, जरा आइडिया ले, तो सबसे पहला कवर अप कर दिया हम लोगों ने व्हाट आर दे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन ले लिया है। इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों या ऑर्गेनाइजेशन में कैसे क्यों काम करना चाहिए वो कवर अप कर दिया, उसके रीजंस। एंड नाउ द डिफरेंट टाइप्स वी आर अबाउट टू स्टार्ट। बहुत ही सिंपल सा टाइप से स्टूडेंट्स आपने जीवन में कभी
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ऐसा कोई वर्ड सुना हुआ है क्या? यस, करेक्ट है। तो मुझे बताइए, वी ऑल नो कि ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक 4 टाइप्स हम लोग अग्री कर सकते हैं। पहला है सोल ट्रेडर, या तो धंधा करने का 4 टाइप्स, सोल ट्रेडर। फिर दूसरा पार्टनरशिप फर्म, तीसरा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यहां पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, प्राइवेट कंपनी। एंड चौथा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, करेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि इंडिया के अंदर प्राइवेट कंपनी को बोला जाता है पीवीटी एलटीडी, इन इंडिया के अंदर पब्लिक कंपनी को बोला जाता है अपने सिंपल लिमिटेड, लिखा जाता है नाम के पीछे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दिस इज पब्लिक कंपनी। यस, तो ये 4 टाइप्स हम सबको पता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, और कोई बहुत ज्यादा हाई फाई नॉलेज नहीं मेंशन कर दिया है मैंने। सोल ट्रेडर मतलब जिस ऐसा धंधा जिसका ओनर एक ही हो, द ओनली वन ओनर इज देयर। हाँ, उसके अंदर मल्टीपल मैनेजर्स, मल्टीपल एम्प्लॉइज लोग काम कर सकते हैं, दैट वी हैव टू सी इनटू द केस। बट सोल ट्रेडर का बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि वहां पे ओनर जो होता है वो एक ही होता है। यस, बट पार्टनरशिप फर्म में देखने जाए तो मल्टीपल ओनर्स हो गए, मल्टीपल ओनर्स तो हो गए, बट सोल ट्रेडर इन पार्टनरशिप स्टूडेंट्स इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। ये दोनों कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? सपोज मान लेते हैं आपके बाजू में एक गोलगप्पे वाला है, उस गोलगप्पे वाले को कोई नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स, हमने मान लेते हैं जूम गोलगप्पे वाला, ठीक है, या तो तीखा गोलगप्पे वाला। चलिए, तीखा गोलगप्पे वाला ये है, प्रोप्राइटरशिप में धंधा करने वाला बंदा है। अब इसने है ना बहुत घटिया क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज किया था, तो एक है ना कस्टमर को साला वो फूड पॉइजनिंग हो गया। तब कस्टमर ने है ना इस गोलगप्पे वाले के ऊपर केस कर दिया। तो गोलगप्पे वाला जो बंदा था ना, अपने भैया जी बोले इसको, यस भैया जी, तो कस्टमर ने ना भैया जी के ऊपर केस कर दिया कि साला तुमने है ना ऐसा कैसा रॉ मटेरियल यूज किया था कि मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गया यार। भैया जी बोले, भैया देख, मैं तो आपको पानीपुरी सर्व कर रहा था, आपको पानीपुरी खिलाई तीखा गोलगप्पा वाला में, आप हमारे बिजनेस को ऊपर केस कीजिए। यस, बट जब शिप में धंधा होता है ना, तब याद रखना कभी भी इस तीखे गोलगप्पे वाले के ऊपर, मतलब बिजनेस के ऊपर कोई केस नहीं होगा। इस बिजनेस का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप इसके ऊपर केस कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इट्स सिंपल अ नेम, इट्स सिंपल अ लोगो। लोगो के ऊपर कैसे केस हुआ? यस, अगर कस्टमर को केस करना है तो सीधा भैया जी के ऊपर केस करे। यस, भैया जी will be liable for everything, the business will not have any liability, कोई liability नहीं रहेगी। yes, and that's why we call it as a separate legal existence नहीं होता है। बट सेम चीज आपको प्राइवेट एंड पब्लिक में देखने को मिलेगी। ये सारी कंपनीज का एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है। मान लेते हैं, इसका मतलब ऐसा हुआ कि कल सुबह उठ के मान लेते हैं हमने है ना रिलायंस का पेट्रोल डलवाया था। यस, रिलायंस का पेट्रोल। अब उस पेट्रोल के कारण मेरा स्कूटर है ना वो उसके ऊपर आग लग गया, मेरी कार। तो क्या मैं मुकेश अंबानी के ऊपर केस कर सकता हूं क्या? नहीं। मुकेश अंबानी बोलेगा यार रिलायंस का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, आप रिलायंस के ऊपर केस करो, मेरे ऊपर केस ना करो। बस फर्क इतना है कि कल सुबह उठ के कुछ भी हो जाए ना तो किसकी लायबिलिटी रहेगी? रिलायंस कंपनी का लायबिलिटी रहेगा। इस रिलायंस के ओनर्स जो हो गए ना उनका बिल्कुल भी लायबिलिटी नहीं रहेगा। बट ये कब होता है कि आप स्पेसिफिकली बिजनेस को कब लायबल ठहरा सकते हो? जब ये बिजनेस प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में कंपनीज लोगों का एग्जिस्टेंस होता है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, एंड उसके कारण कंपनी विल बी लायबल वन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स प्लीज फोकस हियर। एक और डिफरेंशिएशन यहां पे मुझे तो आपने समझ लिया क्या होता है ये चारों चीजें, वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था।
मुझे बताइए, हम सबको पता है कि प्राइवेट कंपनी होती है या तो फिर पब्लिक कंपनी होती है। सब लोग फोकस करिएगा, लाइफ लॉन्ग का एक लर्निंग है यहाँ पे, ईसीसी जर्नी में बहुत काम आने वाला है स्टूडेंट्स। इंडिया के अंदर हम क्या मेंशन करते हैं कि प्राइवेट कंपनी को पीवीटी एलटीडी मेंशन कर देते हैं, पब्लिक कंपनी को एलटीडी मेंशन करते हैं। ओके, बट स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स यूके के अंदर में प्राइवेट कंपनी को लिमिटेड बोला जाता है, पब्लिक कंपनी को पीएलसी बोला जाता है। नाम के पीछे क्या लगाया जाता है ना, वो मेंशन कर रहा हूं। तो आगे जाके काफी सारे सम्स वगैरह के अंदर स्टूडेंट्स याद रखना, यूके या यूएस बेस्ड जो सम्स हो गए उसके अंदर है ना, प्राइवेट कंपनी है कि नहीं है वो चेक करने के लिए आपको नाम के पीछे चेक करना होगा। ओके, इंडियन जो कोई भी कल्चर चल रहा है उसको भूल के अपने को स्टडी पर्सपेक्टिव से टेम्पररी ये चीज तो अभी कभी नोट डाउन कर लीजिए जरा कि वे इंडिया में ये नाम से जाना जाता है और यूके यूएसए जैसे कंट्री में प्राइवेट एंड पब्लिक को कैसे जज किया जाता है, बाय हैविंग दीज काइंड ऑफ दी वर्ड्स बिहाइंड दी नेम। यस, ये डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स का प्लान ने भी दिया हुआ है, बट हाँ डिफरेंशिएशन नहीं दिया, बट इस तरीके से कुछ मेंशन किया हुआ दिखा देता हूं। देखो, उन लोगों ने बोला है कि प्राइवेट कंपनीज के नाम के पीछे लिमिटेड लिखा जाएगा एंड पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे पीएलसी लिखा जाएगा। क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, सो ये चीज बहुत जरूरी है। राइट नाउ मैं इस कोई भी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुस रहा हूं। आज जो कंटेंट पढ़ाया हुआ, आज जो कुछ भी डिस्कशन किया हुआ, जो हाइलाइट्स मैंने आपको दिए हुए हैं, इसके अलावा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाइलाइट्स हम कल के सेशन मतलब नेक्स्ट सेशन में रिवीजन में लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बस खत्म हो गया, नहीं नहीं, इसके अलावा का एक्स्ट्रा नॉलेज अभी का अभी दूंगा ना तो आपको बोरिंग लगेगा, अभी नहीं। इसके अलावा का सारा नॉलेज नेक्स्ट सेशन के अंदर रिवीजन के दौरान में दूंगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, सो हियर वी आर डन विद द बेसिक काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पे खत्म नहीं होता है। प्लीज यहाँ पे फोकस करिएगा सारे लोग। भैया इस तरह से डिफरेंशिएशन, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अपने को ऑलरेडी आते हैं, ठीक है। इसलिए इस तरह के डिफरेंट टाइप्स को दो हिस्सों में बांटा किया है। एक होता है कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के चार अलग अलग टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। हमने जो यहाँ पे पढ़ा है याद रखिएगा, डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं। पैसों के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आई नो कि किसी के बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल गया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जब कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे थे तब हमने चार उसके अंदर सब टॉपिक्स, सब टाइप्स पढ़े। एक होता है सोल ट्रेडर, दूसरा होता है पार्टनरशिप, तीसरा होता है यस प्राइवेट कंपनी, एंड चौथा होता है पब्लिक कंपनी। यस, यहां तक पढ़ा पब्लिक कंपनी। अब जब बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट की, नाम में ही मेंशन कर दिया गया है कि वो सारे के सारे एंटिटी, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस की जिसका मोटिव प्रॉफिट का नहीं है। दे डू नॉट सी प्रॉफिटेबिलिटी एज देयर मेन ऑब्जेक्टिव। इसीलिए स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान दीजिए, बताइए हमारी जो स्कूल्स वगैरह होती है,
क्या स्कूल्स वगैरह को प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे या नॉट फॉर प्रॉफिट बोलेंगे? भैया नॉट फॉर प्रॉफिट बोलना पड़ेगा। आई टोटली अग्री कि स्कूल्स वगैरह प्रॉफिट कमाती हैं, बट प्रॉफिट के पर्पज से स्कूल्स नहीं चलाई जाती है। द स्कूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट। अब बोले सर क्या बोल रहे हो? सेम वे हॉस्पिटल्स, भैया हॉस्पिटल का मेन पर्पज जो वो लोग अपने मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स में या तो लोगों को दिखाने के लिए मेंशन करते हैं, वो कभी प्रॉफिट का नहीं होता। दे ऑलवेज मेंशन कि हमारी स्कूल बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है। हॉस्पिटल बोलेगी हम हमारे पेशेंट्स को बेस्ट ट्रीटमेंट एंड अफोर्डेबल ट्रीटमेंट देने की ट्राई करते हैं, हम हमारे पेशेंट्स को बेस्ट सजेशन देते हैं। दैट इज व्हाट दे से, राइट? तो ऑफिशियली उन लोगों का मोटिव प्रॉफिट का, एंड दैट्स व्हाई दीज एंटिटीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट। ये चीज अक्सर एमसीक्यूज में आती है, बच्चे यहां पे अक्सर गलती करते हैं कि सर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल तो कमर्शियल है ना। नहीं, रट्टा मार लो कि स्कूल्स हॉस्पिटल्स ये सारी चीजें स्टूडेंट्स नॉट फॉर प्रॉफिट में कवर करोगे। अगर याद नहीं रहता है तो अभी से यहां पे हाईलाइट कर दो कि नॉट फॉर प्रॉफिट्स में हमारे गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट तो आते हैं। यस, गवर्नमेंट थोड़ी ना प्रॉफिट के लिए काम करती है। यस, schools, hospitals, charities, clubs, these all of them are not working for profit. Instead, कभी कभी स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स में देखा होगा वो लोग है ना अपने नाम के पीछे ट्रस्ट लगाते हैं। ट्रस्ट का मतलब होता है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्रॉफिट होवे, सरप्लस होवे, दैट्स अ वेरी सेकेंडरी मैटर। गॉट इट? तो यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट तो पता होता है, बट अक्सर स्टूडेंट्स ये दो एस्पेक्ट में गलती करते हैं। स्कूल्स एंड कंफ्यूजन रह जाता है कि सर ये प्रॉफिट है या नॉट फॉर प्रॉफिट है। ओके, ये नॉट फॉर प्रॉफिट में लिखना है। कोई क्वेरी? नो? देन उसके बाद है हमारे पास में स्टूडेंट्स, ये तो एक समझ लिया कि प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस में अगर देखने जाए ना तो फ्रॉम द प्रॉफिटेबिलिटी पर्सपेक्टिव देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स। बट उसके अलावा अगर और पर्सपेक्टिव देखें तो मैं ऐसा मानता हूं कि ओनरशिप की बेसिस पे भी हम लोग दो हिस्से करवा सकते हैं। ओनरशिप की बेसिस पे भी डिफरेंट टाइप्स उभर के आ सकते हैं। जैसे कि एक होता है ऑर्गेनाइजेशन का टाइप कि जो प्राइवेट लोगों की ओनरशिप में है, एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो गवर्नमेंट की ओनरशिप में है। यस, जिसको बोला जाए पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। भैया यहां पे डिफरेंस क्या होगा? प्राइवेट की ओनरशिप अलग होगी, पब्लिक की ओनरशिप डिफरेंट होगी। ओनरशिप के बेसिस पे मैं हूं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा तो क्या लिखोगे आप उसके अंदर में? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ओनरशिप प्राइवेट लोगों के हाथ में है, ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल। डोंट वरी, सारी चीजों का स्टूडेंट्स हम लोग रिवीजन करेंगे। यस, एंड देन है दूसरी साइड हमारा पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक्सप्लेनेशन है सिंपल, ओन्ड बाय गवर्नमेंट। सिंपल। यस, सो यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नाम के दो शब्द है। एट द एंड ये दो नए नाम जुड़ रहे हैं, बट ये दो अलग अलग जो आपके सामने अलग अलग नाम नजर में आ रहे हैं, इट इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। क्लियर है? सिंपल सा डेफिनेशन मेंशन किया, पब्लिक सेक्टर इज एन इकोनॉमी विद दिस प्रोवाइडिंग बेसिक गवर्नमेंटल सर्विस एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। यस, एंड दूसरा है प्राइवेट विच इज कंट्रोल्ड रन ग्रुप्स रादर देन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलावा के हमारे आपके जैसे लोगों के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन रन की जाती है, इट्स कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। यस, सिंपल है। यस, इसीलिए देखोगे ना, आपको मान लेते हैं हम कोई और क्लब का एग्जांपल ले लेते हैं। इन लोगों ने सिर्फ क्लब को क्यों प्राइवेट में डाला है? जैसे कि मैं बोलूं यहां पे, मान लेते हैं एक कौन सा क्लब लेंगे, क्लब महिंद्रा। यस, क्लब महिंद्रा। इस तरीके के हमारे लोकल भी एक क्लब है, कर्णावती क्लब। ये कर्णावती क्लब या तो फिर ये क्लब महिंद्रा जो है, क्या गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्या? नहीं, ये कोई प्राइवेट लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस को, क्लब को चलाते हैं। अगर प्राइवेट लोग चलाते हैं तो इसको क्या बोला जाएगा? प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली यहां पे प्रॉफिट मोटिव है या नहीं है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसको कंट्रोल
गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है कि फिर हमारे आपके जैसे कोई प्राइवेट लोग कंट्रोल कर रहे हैं? तो कंट्रोल के बेसिस पे डिसीजन लेना है। तो प्लीज जब एमसीक्यू में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, तब बिल्कुल भी प्रॉफिट को बीच में मत लाइएगा। अगर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बोला है तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसको बीच में लाना है, ओनरशिप को बीच में लाना है। क्लियर है? तो जब ये दोनों वर्ड मेंशन हुए, जब ये एमसीक्यू इसके बारे में पूछे, तो व्हाट इज द क्रिटिकल एस्पेक्ट हियर इज द ओनरशिप। क्लियर है? देन उसके बाद हमारे पास में एक और शब्द है कि जो इंडिपेंडेंट है। कभी कभी अपने देखते हैं स्टूडेंट्स की गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब हमारे आपके जैसे प्राइवेट लोग जो भगवान का काम करते हैं, दया का काम करते हैं, चैरिटी का काम करते हैं। तो अगर कोई प्राइवेट लोग चैरिटी का काम कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ड से भी सब लोग वाकिफ हो गए। एनजीओ जिसको बोला जाता है, ये सारे के सारे एनजीओ, क्या मैं बोलूं कि चैरिटी के लिए काम करते हैं? यस, भलाई का काम करते हैं, सोशल अपलिफ्टमेंट का काम करते हैं, काफी सारे काम होते हैं। आई होप यू गॉट इट। बट सारे एनजीओज गवर्नमेंट ओन करती है क्या? नहीं। एनजीओ के नाम में ही लिखा गया है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स प्राइवेट लोग अगर मिलके भलाई का काम करना चाहते हैं, चैरिटी का काम करना चाहते हैं, दैट इज इन एनजीओ। सेम वे देयर इज अनदर एंटिटी इफ यू टॉक अबाउट द रॉबिनहुड आर्मी। वंस अगेन ये एनजीओ है, रॉबिनहुड आर्मी। केबीसी में भी ये लोग आए हुए थे। यस, ये लोग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो रात को 11-12 बजे के बाद खाना वगैरह जो बच जाता है ना, यस, यूज नहीं हुआ है, तो होटल्स काफी सारी वगैरह ऐसी होती है कि जो रात को 11 फेंक देती है। तो रॉबिनहुड आर्मी क्या करती है, वो बचे कुछ रेस्टोरेंट के खाने को लेके किसी गरीब के घर तक पहुंचाते हैं रात को 11-12 बजे। ठंड हो या फिर गर्मी हो या फिर बारिश आ रही हो, कुछ भी हो जाए, वो उन लोगों का डेली टास्क है, डेली अलग अलग रेस्टोरेंट में जाने का, बचा कुचा खाने को कलेक्ट करके गरीबों को पहुंचाने का काम करती है। वंस अगेन दैट इज मैनेज्ड बाय द प्राइवेट पीपल, बट इन लोगों का प्रॉफिट का उद्देश्य नहीं, ये लोग चैरिटी कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एनजीओ। क्लियर है? करेक्ट है? डन। तो इसलिए इन लोगों ने भी यहां पे अलग अलग नाम दिए गए हैं एनजीओ के, ठीक है, एग्जांपल्स है। एंड द लास्ट वन ऑफ दिस चैप्टर, कोऑपरेटिव्स। कभी कभी आपने काफी बैंक के नाम के पीछे आपने कोऑपरेटिव वर्ड सुना होगा, यस, बट हम बैंक के एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। बस मैं जब प्रीवियस सोसाइटी में रहता था ना, हमारी घर की जो सोसाइटी थी ना, सोसाइटी का नाम हुआ करता था निवेदिता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी को भी कोऑपरेटिव नाम से या कोऑपरेटिव एग्जिस्टेंस से जाना जाता था। अब हमारी सोसाइटी में क्या होता था पता है, कि हमारी सोसाइटी में थोड़े बहुत मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते थे। हमारी सोसाइटी कभी भी प्रॉफिट मोटिव से नहीं चलती थी, नो प्रॉफिट, नो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कुछ भी इस सोसाइटी के अंदर स्टूडेंट्स से पैसा वगैरह कलेक्ट किया जाता था, उससे सोसाइटी का तो मेंटेनेंस होता था, बट अगर कुछ पैसे बचे तो हम एन्युअली साल में एक बार डिनर प्लान करते थे। आपकी भी सोसाइटी में स्टूडेंट्स साल में 1-2 बार तो मिनिमम सारे सोसाइटी मेंबर मिलकर साथ में खाना खाते हैं, डिनर प्लान करते होंगे। आजकल तो हालांकि बहुत ज्यादा हर एक फेस्टिवल में सोसाइटी में फंक्शन हो जाते हैं, राइट, बट प्रीवियस सोसाइटी में हमारे वहां पे वैसा हुआ करता था, साल में एक डिनर होता था, पूरा प्रॉपर फंक्शन की तरह हो जाता, हम फंक्शन मनाते थे सोसाइटी का। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर डिनर खिलाने के बाद भी अगर सोसाइटी के पास में कुछ पैसा बचता था तो स्टूडेंट्स वो लोग है ना, हम सबको गिफ्ट देते थे। कभी बैग दे दिया, कभी ट्रॉली बैग दे दिया, कभी एक बार चेयर दे दी थी अपने को, कभी कुकर दे दिया था, कभी बेडशीट दे दिया था। तो डिपेंडिंग ऑन द सरप्लस द सोसाइटी इज हैविंग, हमको गिफ्ट दिए जाते थे। यस, अपार्ट फ्रॉम दैट है ना स्टूडेंट्स, यहां पे हमारी सोसाइटी में अलग अलग स्क्वायर फुट के बेसिस पे घर हुआ करते थे, बट जब जब सोसाइटी मीटिंग हुआ करती है ना, तब हमारे घर में 5 मेंबर है, तो हमारे 5 मेंबर के बेसिस पे अपने को 5 वोट नहीं मिलते थे। नो नो नो, को
में हमको हमारा कितना बड़ा घर है उसके हिसाब से पावर्स नहीं मिलते थे। नो 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 नो, प्रॉपर डेमोक्रेटिक वे में कितना भी बड़ा घर हो या फिर कितना छोटा सा घर हो, इस घर को भी एक वोट मिलेगा एंड इस घर को भी एक वोट मिलेगा। यस, दिस इज हाउ द कोऑपरेटिव वर्क्स। यहां पे आपने कितना डोनेशन, कितना कंट्रीब्यूशन, आप घर कितना बड़ा है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। एक घर में एक वोट मिलेगा। सोसाइटी मीटिंग में हमारे पापा जाते थे तो अपना खुद एक वोट डाल के आते थे, बाजू वाले जिसका छोटा घर था वो भी एक ही वोट डाल के आता था। मतलब यहां पे पार्शियलिटी ओनरशिप के बेसिस पे नहीं होती है। आज कंपनी होती तो कंपनी के केस में क्या होता था पता है, आपके पास ज्यादा शेयर है तो ज्यादा वोटिंग पावर मिला, ज्यादा कंट्रोल पावर मिला, जिसके पास कम शेयर है उसको कम वोटिंग पावर मिला। कोऑपरेटिव में यह सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एक मेंबर को सिर्फ ओनली एक वोट मिलेगा, भले ही वो एक मेंबर कितना ही पावरफुल, कितना ही ज्यादा ओनरशिप वाला ना हो। वन मेंबर वन वोट। अगर कंपनी होती तो क्या होता, एक शेयर इज इक्वल टू वन वोट। तो कंपनी के केस में जितने ज्यादा शेयर उतने ज्यादा वोट। यस, बट यहां पे सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, वन मेंबर वन वोट। क्लियर है? तो इस हिसाब से कोऑपरेटिव्स वर्क करती है। कोऑपरेटिव्स आर द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स। मैंने कहा कि हमारी ओनरशिप कितनी है वो मैटर नहीं करता, डेमोक्रेटिकली सबको मेंबर डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट किया जाता था, भले ही वो कितना छोटा घर हो या कितना बड़ा घर, हर एक मेंबर को सिर्फ एक वोट दिया जाता था। यस, पीपल हु बाई देयर गुड्स और सर्विसेज। ओके, ठीक है, काफी बार बैंक का एग्जांपल लेते हैं तो बैंक को भी कोऑपरेटिव। ईच मेंबर यूजुअली गेट्स अ सिंगल वोट ऑन की डिसीजंस, अनलाइक कंपनीज वेयर शेयरहोल्डर्स गेट वन वोट फॉर ईच शेयर। मैंने एग्जांपल लिया वैसे। दे आर ऑर्गेनाइज्ड solely to meet the needs of member or owners who usually share any profit. Yes, हमारे इस केस में मैंने बोला वैसे कि हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी था वो हमारे मेंबर्स की भलाई के लिए था। हम जितना भी कंट्रीब्यूशन करते थे वो सोसाइटी के लिए यूज करते थे, एंड अगर कोई प्रॉफिट बचता, अगर कोई सरप्लस बचता तो वो मेंबर्स के अमोंग डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता था। यस, करेक्ट है। और वो भी डेमोक्रेटिकली, ऐसा नहीं कि जिसके ज्यादा बड़ा घर हो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा गिफ्ट मिलेगी। नहीं 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 नहीं। ओके, तो हियर वी आर डन विद दिस कोऑपरेटिव इन दिस चैप्टर आल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक दो चीजें रह गई है, टोटली अग्री। यस, नीचे आप देखोगे तो समरी एंड काफी कुछ है, बट टेम्पररी आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स। मैंने एक दो आपको बीच में यस टीवायू दी है, बट एक काम करना, इस चैप्टर के जितने भी टीवायूज एंड इलस्ट्रेशंस हैं, खास करके यहां पे टीवायू 5 तक, उतना कंप्लीट करके आना। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ में क्रॉस वेरीफाई करूंगा और देन ओनली हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। एंड विदाउट फेल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दीजिए डेमो वीडियो। एंड तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।